हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बेटा लास्ट क्लास में हमने किया था इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने और भी कुछ टॉपिक हमने कवर किए थे, जिसमें फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी हमने कवर किया, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट भी हमने कवर किया। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर का नेम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज बेटा हम जो है इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो है वो 3 to 6 मार्क का क्वेश्चन इसके अंदर पक्का पक्का बनता है। ठीक है, तो नेचर का मतलब क्या है? नेचर का मतलब होता है आपका स्वभाव, आपका बिहेवियर। अब जैसे मान लीजिए आप मेरे नेचर की बात करते हैं, तो मेरे नेचर के बारे में जानने से पहले आपको मेरे बारे में जानना होगा, तभी तो आप मेरे नेचर के बारे में बता पाएंगे। यस सर। तो ऐसे ही हमने मैनेजमेंट के बारे में जान लिया, उसकी फीचर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने उसकी इंपॉर्टेंस देख ली। नाउ अब बारी है कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है। देखिए बच्चों, मैनेजमेंट का नेचर जो है वो 3 तरीके से हमने क्लासिफाई किया, दैट इज आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। ठीक है, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो ये होता क्या है? आर्ट का मतलब क्या है पहले तो आप समझिए। बच्चों देखो, जब इस तरह का आपका क्वेश्चन आता है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप जब भी नेचर से कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले आपको नेचर की फीचर्स को देखना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया आपके 3 तरह के नेचर हैं, आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। ये 3 में से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हाँ सर। अब यहाँ पे आपने पहले इनमें से उसकी फीचर बतानी है जिसकी इसने फीचर पूछी है, चाहे वो मैनेजमेंट एज एन आर्ट और साइंस। कई बार क्वेश्चन आता है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस। ठीक है, या आपको केस स्टडी दे देंगे और आपको बताएंगे कि मैनेजमेंट, आपसे पूछा जाएगा मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है, आप जस्टिफाई कीजिए। तो आप कैसे बताएंगे कि मैनेजमेंट आर्ट या साइंस है या नहीं है, प्रोफेशन है या नहीं है? तो आप यहाँ पे जो पता लगाते हैं वो किस तरीके से लगाते हैं? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आर्ट, साइंस और प्रोफेशन की फीचर क्या है। ठीक है, और जब वो आपने देख लिया, देन अब आप देखिए मैनेजमेंट की फीचर क्या है। ठीक है, हाँ सर। अब इनको आप नेचर से कंपेयर कीजिए। जब आप इनको नेचर से कंपेयर करते हैं, अगर आपकी सारी चीजें मैच हो जाती हैं तो आप कहते हैं कि इसका नेचर इसके जैसा है, नहीं तो आप कहेंगे कि नहीं, इसका पूरे तरीके से इसके जैसा नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देता हूं बेटा। ये चीजें आपने अपने घर में भी कहीं ना कहीं जरूर सुनी होंगी। कई बार आपने देखा होगा कि आपको देख के आपके एल्डर्स क्या कहते हैं कि ये तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है, ये बिल्कुल अपने मम्मी पे गया है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो आपके किस बेसिस पे आपको ये जस्टिफाई करते हैं कि ये मम्मी पे गया है या पापा पे गया है? तो यहाँ पे वो देखते हैं आपका नेचर। ठीक है, यहाँ पे वो क्या देखते हैं? आपका नेचर, आपकी जो हरकतें हैं, आपकी जो नेचर है, वो आपके पेरेंट्स से किससे ज्यादा मैच करती हैं। और जब उनसे मैच करते हैं तब वो कहते हैं कि वो तो बिल्कुल उनके जैसा है। इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी आपको यही करना होता है। पहले आप जो है अपने आर्ट, साइंस और प्रोफेशन की फीचर्स के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद मैनेजमेंट की फीचर्स को इनके साथ कंपेयर करेंगे, देन उसके बाद जो है आपका आंसर जस्टिफाई होगा। उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि वो आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है। ठीक है, हाँ तो बेटा, तो चलिए अब हम समझते हैं कि आर्ट, साइंस और प्रोफेशन कैसे ये मैच करते हैं मैनेजमेंट को, नेचर कैसे मैच करता है। तो देखिए, द टर्म मैनेजमेंट टुडे हैज सेवरल डिफरेंट connotation that highlight the different aspect of its nature। connotation का मतलब होता है बेटा मीनिंग, अर्थ। ठीक है, the study of management had evolved over a period of time along with modern organization based both on experience and practice। आज की डेट में मैनेजमेंट का जो मीनिंग है वो इवॉल्व होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, आपके एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस के बेसिस पे। तो उसी तरीके से इसके रिलेशनशिप को समझने के लिए इसको कैटेगराइज किया गया 3 पार्ट में, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। तो सबसे पहले आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट आर्ट कैसे? तो सबसे पहले आप ये समझिए आर्ट का मतलब क्या होता है। आर्ट का मतलब होता है एक स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। देखिए, आप जब कोई भी स्किल एक्वायर करते हो उसको आप अपने तरीके से अप्लाई करते हैं।
तो वो एक तरीके से क्या है, आर्ट है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा, मेरा अपना एक स्टाइल है, आप किसी और टीचर से पढ़ते हैं, आप अपने स्कूल के टीचर से पढ़ते हैं, उनका स्टाइल एक अलग है। तो ये क्या है, ये एक आर्ट है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग आर्ट है पढ़ाने की। इट कैन एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड बेसिक फीचर्स ऑफ आर्ट आर एज फॉलो। ये जो एक्वायर किया जाता है स्किल, ये आपकी स्टडी से, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से एक्वायर किया जाता है। तो आर्ट की फीचर क्या है? सबसे पहली फीचर है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जो आर्ट है ना बच्चों, वो प्रैक्टिस के ऊपर बेस होती है। आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, आप किसी भी चीज को नए तरीके से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसी के बेसिस पे उसको बोला गया है कि आर्ट क्या है, क्रिएटिविटी का आउटकम है प्लस प्रैक्टिस। आपको बार बार उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे आपने बचपन में ड्राइंग की होगी, है ना, ड्राइंग आप जब करते हैं तो एक बार में तो ड्राइंग अच्छी बनती नहीं है, आप उसको कई बार क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका आर्ट हो गया, वो क्या बन गया, आपका आर्ट हो गया। तो सबसे पहले फीचर क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सेकंड है बच्चों पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, पर्सनल एप्लीकेशन समझो बच्चे। देखो क्या होता है कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा अपना एक तरीके, किसी भी चीज को मैंने भी तो कहीं से पढ़ा होगा, मैंने भी पहले चीजें सीखी होंगी, लेकिन उसको अप्लाई करने का तरीका मेरा अपना है। आप कोई काम करते हैं, आपका अप्लाई करने का तरीका आपका है, ठीक है। अब मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं, आप अपने घर से देखिए, आपके पापा आपके घर को मैनेज करते हैं, मम्मी घर में चीजों को बिल्कुल सही तरीके से रखती है। कई बार ऐसा होता है, कभी आपके साथ भी हुआ होगा, मम्मी पापा बाहर चले गए किसी काम से कुछ दिनों के लिए, या फैमिली फंक्शन में गए हैं, आप घर पे हैं, तो वही चीजें आप भी मैनेज करते हो, लेकिन क्या आप उतना अच्छे से मैनेज कर पाते हो? नहीं। आप जब चीजें मैनेज करते हो तो आप अपने तरीके से करते हो, मम्मी पापा अपने तरीके से करते हैं, तो उनका अपना अप्लाई करने का तरीका है, आपका अपना अप्लाई करने का तरीका है। इसी को बोला जाता है पर्सनल एप्लीकेशन या पर्सनलाइज एप्लीकेशन। देखिए, द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, आर्ट देयरफॉर इज वेरी पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट। इसीलिए क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वेरी मतलब डिफर करता है, इसीलिए आर्ट को पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट बोला गया है। तो आई होप आपको दो फीचर समझ में आ गई, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। उसके बाद आता है आपका थ्योरेटिकल नॉलेज। थर्ड आता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आप जब भी आर्ट सीखते हैं वो हमेशा किसी ना किसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड होती है। आपने कोई काम करना सीखा, आप याद करो, आप कोई सामान लेने गए, फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा जब आपके पेरेंट्स आपसे कभी सामान मंगवाते हैं तो आपको वो गाइड करते हैं कि देख तूने वो चीज देखी है, हाँ जी, वहां से आप राइट जाना, वहां पे एक शॉप आएगी, उससे आप 10 कदम आगे चलोगे तो आपको ये डेस्टिनेशन मिलेगा, वहां पे आप चले जाना। तो ये जो है, ये आपको छोड़ के नहीं है, वो एक थ्योरेटिकली आपको बता रहे हैं, एक रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है, वो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं। अब उसके बाद आप उसको यूज करके आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से मैनेजमेंट जब आप करते हैं तो पहले आपको वो चीज सिखाई जाती है, उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, उसके बाद आप उसको क्या करते हो, अप्लाई करते हो। तो देखिए, आर्ट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज। बेस्ड ऑन दिस नॉलेज वन कैन अंडरस्टैंड हाउ ए पर्टिकुलर वर्क कैन बी अकम्प्लिश्ड। और उसी नॉलेज के बेस पे आप जो है ये देखते हैं कि किसी भी काम को कैसे, किस तरीके से अच्छे से किया जा सकता है, ठीक है, ओके, हाँ सर। इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ अबव फीचर्स एवरी मैनेजर हैज हिज ओन यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजिंग थिंग एंड पीपल। अब देखिए, एक बिजनेस के अंदर हर मैनेजर का अपना एक स्टाइल होता है मैनेज करने का, लोगों को, चीजों को। he or she use his creativity in applying management technique, और वो मैनेजमेंट टेक्निक को अप्लाई करने के लिए क्रिएटिविटी का यूज करता है। एंड his skill improve with regular application, और जब वो बार बार चीजें करता है तो रेगुलर एप्लीकेशन से उसकी स्किल भी इंक्रीज हो जाती है। तो अब इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, सिंस ऑल फीचर ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट सो इट कैन कॉल्ड एन आर्ट। अब क्योंकि सारी फीचर्स आर्ट के अंदर प्रेजेंट हैं, इसी बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। इज दैट क्लियर?
हाँ सर। सर मैनेजमेंट के फीचर याद हो जाएंगी? नहीं सर, ये तो नहीं होंगी। तो बेटा ध्यान रखना, जब भी आपसे कोई पूछे मैनेजमेंट इज एन आर्ट, तो आप क्या करेंगे, यार आर्ट की बात मत कर। क्यों? क्योंकि मुझे तो है ना सीए करनी है। सीए में पहले क्या होता था, एक सीपीटी का एग्जाम होता था, तो आप उसको बोलना मुझे तो सीपीटी की प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? सीपीटी की प्रैक्टिस। सी माने क्रिएटिविटी, पी माने पर्सनलाइज एप्लीकेशन, टी माने बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज या एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिस माने प्रैक्टिस। तो ये चार फीचर्स आपकी किसके अंदर पाई जाती हैं? आर्ट के अंदर पाई जाती हैं। तो आई होप कि आपको आर्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो क्योंकि आर्ट की सारे फीचर मैनेजमेंट में होती हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ओके, हाँ सर। अब सेकंड नेचर आता है मैनेजमेंट एज एन साइंस। मैनेजमेंट एज ए साइंस क्या है बेटा? साइंस का मतलब क्या होता है? देखो साइंस आप क्या कहते हैं, आप अपने ऑब्जर्वेशन से, आप अपनी नॉलेज से, एक्सपीरियंस से आप चीजों को सीखते हैं और उसको आप यूनिवर्सल एप्लीकेबल करते हैं, हर जगह वो एप्लीकेबल हो जाता है और एक जैसा एप्लीकेबल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ठीक है, हाँ सर। अब देखिए, साइंस इज ए सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रुथ। ठीक है, कुछ जनरल ट्रुथ के बारे में बताता है और ऑपरेशन ऑफ जर्नल लॉ, और कोई जर्नल लॉ है वो कैसे ऑपरेट करता है उसके बारे में आपको बताता है साइंस। उसके फीचर क्या है? सबसे पहला यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब होता है बच्चे, हर जगह एक जैसा एप्लीकेबल होना। सर जैसे जैसे मान लीजिए आप इंडिया में हैं, आप किसी फल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, सपोज करो आम के पेड़ के नीचे बैठे, अब आम गिरेगा तो आम नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? सर ऑब्वियसली नीचे आएगा। अच्छा, ओके, चलो अमेरिका में तो ऐसा नहीं होगा, वहां तो ऊपर जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो आप, नीचे आएगा, वहां भी नीचे आएगा। अच्छा, जापान में तो ऊपर जाएगा, वो तो टेक्नोलॉजी में आगे, सर कुछ भी कर लो वो नीचे ही आएगा। मतलब मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊं, अगर कोई ऊपर से चीज गिरेगी तो वो नीचे ही आएगी। ऐसा क्यों? डेट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो हर जगह एक जैसा ही एप्लीकेबल होता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसीलिए ये क्या है? यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो साइंस क्या होती है बच्चों? यूनिवर्सल वैलिड होता है, यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, हर जगह एक जैसा एप्लीकेबल होता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल है यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। जो साइंस के जितने भी प्रिंसिपल है, चाहे आप किसी भी जगह चले जाइए, वो एक जैसा ही रहता है। ठीक है, ओके। बी, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है कि साइंस के जितने, साइंस जो है वो एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। आपके जितने भी उसमें प्रिंसिपल्स है वो बेस्ड है किस पे? कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। जैसा आप करते हैं वैसा ही उसका एक्शन के साथ रिएक्शन आता है, उस रिलेशनशिप पे ये बेस्ड होता है। और तीसरा, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। प्रिंसिपल, जितने भी साइंस के प्रिंसिपल बने हैं या जितने भी साइंस के वो बने हैं, लॉ बने हैं, वो सब किसी ना किसी एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस होते हैं। किस पे बेस होते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस होते हैं। इसीलिए क्या होता है, प्रिंसिपल जितने भी होते हैं साइंस के, वो बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन पे। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल आर फर्स्ट डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन। पहले ऑब्जर्व किया जाता है, देन टेस्ट किया जाता है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन अंडर कंट्रोल कंडीशन। ठीक है, कंट्रोल कंडीशंस के अंदर आप उनको रिपीट करते हैं। आपने देखा होगा लैब में टेस्ट करते हैं, ताकि वो कंफर्म हो जाए कि यस, कि आपका रिजल्ट सेम ऐसा ही आएगा। जब पहली बार एप्पल गिरा था सिर पे, तो ऐसा थोड़ी तुरंत उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी बना दी, नहीं, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नीचे क्यों गिरा, फिर और जगह देखा, सारी चीजें नीचे गिरे। चीजें तो पहले भी नीचे गिरी थी, लेकिन अब वो एक्सपेरिमेंट करके वो चेक कर रहे थे क्या हर जगह सेम ही है। उसके बाद क्या बना? लॉ ऑफ ग्रेविटी बनी। तो ये क्या है? मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो बच्चों देखिए, साइंस सिंस मैनेजमेंट डील विद ह्यूमन बीइंग, मैनेजमेंट ह्यूमन बीइंग से डील करता है एंड ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है, बिल्कुल सही बात है। मैनेजमेंट तो ह्यूमन बीइंग को ही डील करता है। क्या बताया था? मैनेज plus man plus t. Okay, the outcome of these experiments are not capable of being accurately predict or replicated. आप जब भी ह्यूमन बीइंग को ऑब्जर्व करते हो या उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो, आप हर बार ठीक वो करो, प्रेडिक्ट करो, ये पॉसिबल तो नहीं है। वो चेंजेबल होता है, डायनामिक होता है। हाँ सर, इसीलिए क्या कह सकते हैं,
Therefore, management can be called an inexact science. इसीलिए मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है? इनएग्जैक्ट साइंस कहा जाता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली साइंस नहीं है, प्योर साइंस नहीं है, वो इनएग्जैक्ट साइंस है। ठीक है, नॉट फुल फ्लेज साइंस है। ठीक है बच्चों? हाँ सर। तो देखिए अब इसको पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट की प्रैक्टिस क्या है? एक आर्ट है। हाउ एवर मैनेजर कैन वर्क बेटर इफ देयर प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन मैनेजमेंट जो है वो और बेटर काम कर सकता है मैनेजर, जब उसका काम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे बेस हो। सर प्रिंसिपल क्या होते हैं ये बच्चों हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दी प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट द साइंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल है इसी को बोला जाता है साइंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड ए साइंस आर देयरफॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ये एक्सक्लूसिव नहीं है, म्यूचुअली वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और इसीलिए कई बार क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस, एक्सप्लेन और जस्टिफाई। तो आपको यहाँ तक ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। इसमें कोई डाउट? आई होप मैनेजमेंट एज ए साइंस और आर्ट समझ आ गया। हाँ अच्छा, साइंस की फीचर आप याद कर लोगे? सर याद तो कर लेंगे लेकिन भूल जाएंगे। अच्छा, तो मैंने आपको, आप देखिए आप क्या पढ़ रहे हो? सर हम कॉमर्स में है, साइंस की बात आ गई तो आप क्या कहोगे? यार साइंस की बात मत करो, साइंस और तो हम यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूज करते हैं। यू माने यूनिवर्सल वैलिडिटी, एस माने सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ई माने बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, तो यूज क्या हो गया? एक निमोनिक मेमोरी टेक्निक हो गया मैनेजमेंट एज ए साइंस। इट इट क्लियर? हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है? तो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? देखिए बच्चों, प्रोफेशनल आप उसे कहते हो जिसके पास किसी भी चीज की एक स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट नॉलेज होती है। लाइक डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, एडवोकेट, ये जितने भी हैं ये सब प्रोफेशनल होते। ठीक है, ये प्रोफेशनल क्यों है? क्योंकि जो डॉक्टर है उनके पास लाइसेंस होता है मेडिकल काउंसिल का, सीए है तो आईसीएआई का, अगर एडवोकेट है, लॉयर है तो बार काउंसिल का। तो ये क्या है? एक प्रोफेशनल है, वो अपने फील्ड में एक्सपर्टीज है, एक्सपर्ट नॉलेज रखते हैं, इसीलिए उनको प्रोफेशनल बोला जाता है। तो प्रोफेशन क्या होता है? इट मीन एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल आर रिक्वायर्ड। यानी एक ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है, स्किल की जरूरत होती है, एंड एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, क्यों? क्योंकि हर कोई इसमें एंट्री नहीं कर सकता। हर कोई अगर एंट्री कर लेगा फिर तो सारे प्रोफेशनल हो जाएंगे। हाँ सर। द मेन फीचर ऑफ प्रोफेशन आर एज फॉलो। मेन फीचर्स क्या है प्रोफेशन की? अब वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहली आती है प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखिए, एसोसिएशन का मतलब एक आपकी बॉडी जो आपको अलाउ करती है कि भाई, या आपको अप्रूव करती है कि आप एक प्रोफेशनल हो। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना बहुत जरूरी है। जैसे सीए के लिए, अगर आप सीए की बात करें तो सीए के लिए क्या है? आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वो एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो कि आपको अप्रूव करती है, ठीक है, कि भाई आप क्या हो? एक प्रोफेशनल हो। ठीक है, एफिलिएट करती है। तो all profession are affiliated to a professional association which regulate entry, grant certification of practice, formulate and enforce code of conduct। जो आपके फील्ड से रिलेटेड सारी चीजों को मैनेज करती, चाहे वो आपकी कोड ऑफ कंडक्ट हो, चाहे आपका सर्टिफिकेट का हो, या आपकी कोई रेगुलेटरी एंट्री हो, आपको उसी एसोसिएशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। ठीक है। नंबर 2, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है सम रूल्स। बच्चों देखिए, जब आप घर में कोई काम करते हैं तो घर में रूल होते हैं। आपको इतने बजे से जो है आपको घर आ जाना है, इतने बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं रह सकते रात को, या कोई भी चीज आप पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, तो देयर आर सम रूल्स जो कि आप घर में फॉलो करते हो। वैसे ही प्रोफेशन के अंदर भी आपको कुछ कोड ऑफ कंडक्ट या रूल्स को फॉलो किया जाता है, उसे ही बोला जाता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके दायरे में रह के आपको अपने सारे काम करने होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक सीए है, ठीक है, अगर उस सीए के पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है तो वो बच्चों जॉब नहीं कर सकता, ये अलाउ नहीं करता। और अगर वो जॉब कर रहे हैं तो वो सीओपी को नहीं ले सकता।
तो दोनों ही चीजें अगर कोई रखता है तो वो गलत हो जाता है। तो ये क्या है, ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है। All profession are bound by a code of conduct which guide the behavior of its member, ठीक है, जो कि आप ये जो मेंबर्स हैं उस एसोसिएशन के उसके बिहेवियर को गाइड करता है। मतलब वो बताते हैं कि आपको भाई क्या काम करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, ठीक है। नंबर 3, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या है, आपकी एंट्री रिस्ट्रिक्शन होती है। मतलब कि आप जो है कोई भी काम करते हैं तो आपको किसी भी एसोसिएशन में एंट्री करनी होती है तो आपको एक टेस्ट क्लियर करना होता है, एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। नहीं तो हर कोई एडमिशन ले लेगा, हर कोई प्रोफेशन बन जाएगा। इसी को बोला जाता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। द एंट्री ऑफ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन और थ्रू एक्वायरिंग एन एजुकेशनल डिग्री। आपको एक एजुकेशनल डिग्री लेनी पड़ती है या आपको एक टेस्ट क्लियर करना होता है जिसको हम एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद ही आप उस प्रोफेशन में एंट्री ले सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। बेटा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब एक ऐसी बॉडी जो कि नॉलेजेबल होती है, जो आपको नॉलेज देती है उस प्रोफेशन के रिगार्डिंग। All profession are based on well-defined body of knowledge that can be acquired through instructions, ठीक है, जो कि आपको एक्वायर करनी होती है उसके इंस्ट्रक्शंस के बाद, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज सर्विस मोटिव। आपने किसी भी प्रोफेशनल को कभी कुछ गुड्स बेचते देखा है? नहीं। उनका काम क्या होता है? सर्विस देना। अब डॉक्टर को देखो, वो सर्विस देता है, कोई चूरन थोड़ी दे देगा आपको, लो जी ये चूरन खा लो, मोज लो, ऐसा नहीं होता। वो आपकी जो भी डिजीज है उसको डायग्नोस करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन रेफर करता है और आप वो मेडिसिन लेते हैं, देन ठीक हो जाते हैं। तो वो आपको सर्विस दे रहा है। एक सीए है, वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, आपको वो कंसल्टेंसी सर्विस देता है। एक एडवोकेट है या लॉयर है, वो आपको लीगल एडवाइस सर्विस देता है। तो ये क्या है? सबका सर्विस मोटिव। ये हो गया आपका मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। अब देखिए बच्चों, ऑन कंपेयरिंग द फीचर ऑफ प्रोफेशन विद मैनेजमेंट, जब हमने मैनेजमेंट की फीचर को प्रोफेशन से मैच किया, वी कैन कंक्लूड दैट प्रेजेंटली ऑल द फीचर ऑफ प्रोफेशन लाइक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन आर नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। आज की डेट में ये चीजें अभी फिलहाल मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है या प्रेजेंट नहीं है, बट आगे आने वाले टाइम में हो सकता है मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन बन जाए। इसीलिए ऑन बेसिस ऑफ दीज फीचर हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज नॉट फुल फ्लैग प्रोफेशन बट मे बी इन फ्यूचर इट बिकम फुल फ्लैग प्रोफेशन। इसमें कोई डाउट? हाँ सर, इसमें कोई डाउट नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार क्वेश्चन आते हैं सर इसके फीचर याद नहीं होंगे। अच्छा कोई बात नहीं। तो अच्छा आप एक बात बताओ। हाँ सर पूछो ना। आप चॉकलेट खाते हो? हाँ सर बिल्कुल खाते हैं। कौन सी? सर हमारी तो इतनी वैल्यू है, हम ज्यादा महंगी नहीं खाते, 5 रुपए वाले लेते हैं। कौन सी? सर पर्क लेते हैं। कौन सी? पर्क। तो आप पर्क चॉकलेट खाते हो, तो पर्क ही क्या है? इसका मेमोरी टेक्निक है। पी माने प्रोफेशनल एसोसिएशन, ई माने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, आर माने रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, के माने वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एस माने सर्विस मोटिव। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों? प्रोफेशनल एसोसिएशन, सॉरी मैनेजमेंट और एज ए प्रोफेशन। इसमें कोई डाउट? आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट की कुछ केस स्टडी। सर क्वेश्चन करा दो तो मजा आ जाएगा। हाँ बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर केस स्टडी 7 आपकी क्या कहती है? अशोक ज्वाइन एन आईटी फ्रॉम ए सिस्टम एनालिस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मास्टर इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, एक आईटी कंपनी को इसने ज्वाइन किया, आईटी फॉर्म को एज ए सिस्टम एनालिस्ट। ये फॉर्म नहीं, ये बच्चों फॉर्म है। ठीक है, अशोक ने एक आईटी फर्म ज्वाइन की सिस्टम एनालिस्ट के आफ्टर कंप्लीटिंग मास्टर इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, एज ए नेचर ऑफ हिज वर्क डिमांड ही हैड टू वर्क इन वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन विद ऑल डिपार्टमेंटल हेड। ठीक है, उसका जो वर्क प्रोफाइल था, उसका ऐसा वर्क प्रोफाइल था कि उसको हर डिपार्टमेंटल हेड से क्या करना था? कोऑर्डिनेट करना था। सिंस द फर्म very soon Ashok realized that each departmental head has a individual style। अब आपको क्या देखना था भाई? उसने देखा कि यार हर डिपार्टमेंटल का अपना एक स्टाइल है। दे डिफर ग्रेटली इन देयर डे टू डे अप्रोच टू वर्क।
उन सभी का अपना अपना तरीका है काम करने का, ठीक है सर। दे ट्रेन टू डील विद गिवन सिचुएशन एंड इश्यू और ए प्रॉब्लम थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो खुद ही अपने एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव और इनोवेशन के बेसिस पे उसको डील भी कर लेते, ठीक है। ये एक केस स्टडी दे दी। तो अब क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबव केस, इस केसेस के कॉन्टेक्स्ट में आपने बताना है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो बच्चों देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कह रहा है, एक तो सबसे पहली बात कि क्या है, कह रहा है यहाँ पे डे टू डे दे डिफर ग्रेटली इन देयर डे टू डे अप्रोच में डिफर हो रहा है। और वो डे टू डे अप्रोच में डिफर हो रहा है तो मतलब सबका अपना अपना तरीका है, वो सब अपने तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, ओके। ओन इंडिविजुअल स्टाइल है वर्क करने का, वो अपना काम अपने स्टाइल में करें, मतलब पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। और यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम को वो डील कैसे करते हैं, एक्सपीरियंस इन क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनोवेशन एंड इनिशिएटिव। तो यहाँ पे क्या आ गया, बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड एक्सपीरियंस। अच्छा, ये सारे फीचर्स आपने कहाँ पढ़ी थी सर, ये तो आर्ट की फीचर है, यस। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इन अबव केस मैनेजमेंट इज बीइंग कंसिडर्ड एज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, ठीक है। अब आर्ट क्या होती है, अब आपने आर्ट के बारे में बताना है। आर्ट इज स्किलफुल पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड गोल। इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट इज गिवन बिलो। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, केस स्टडी कंप्लीट हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, हाँ से। अब देखो बच्चों, रोहन, सोहन एंड मोहन आर पार्टनर इन ए फर्म, ठीक है। रोहन, सोहन, मोहन क्या है, एक फर्म में पार्टनर है जो इंगेज है किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम में वो इंगेज है। कहां पर, महाराष्ट्र स्टेट में, ठीक है जी। रोहन इज ए होल्डर ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विद बिजनेस स्टडी एज वन ऑफ हिज इलेक्टिव सब्जेक्ट। रोहन जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पास आउट है, सीबीएसई बोर्ड से, और बिजनेस स्टडी एक उसका सब्जेक्ट था। अच्छा जी। सोहन हैड डन हिज पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री। सोहन ने हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। एंड मोहन इन डेयरी फार्मिंग, और मोहन ने डेयरी फार्मिंग में अपनी डिग्री ली है, ठीक है। वन डे देयर वाज ए सीरियस डिस्कशन बिटवीन सोहन एंड मोहन। एक दिन मोहन और सोहन के बीच में एक सीरियस डिस्कशन चल रहा था, किस रिगार्डिंग, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, रिगार्डिंग नेचर ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों यहीं पे आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये किस तरीके से रिलेटेड होने वाली है, मतलब नेचर ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का नेचर क्या है, आर्ट, साइंस और प्रोफेशन, तो यानी इन तीन से रिलेटेड होगी, बिल्कुल सही है। सोहन आर्ग्यू दैट मैनेजमेंट वाज ए प्रोफेशन। सोहन क्या कहता है, भाई देख ऐसा है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, लेकिन मोहन क्या कह रहा है कि नहीं, मोहन आर्ग्यू अगेंस्ट इट, वो उसके अगेंस्ट है। वो कहते हैं कि यार दैट द लीगल एंड मेडिकल प्रोफेशन आर ओनली प्रोफेशन। वो कह रहा है जो लीगल होते हैं जैसे एडवोकेट या मेडिकल लाइक डॉक्टर, वही जो है प्रोफेशन होते हैं, बिकॉज दे फुलफिल ऑल कंडीशन ऑफ प्रोफेशन, क्योंकि वो सभी जो है प्रोफेशन की कंडीशन को फुलफिल कर पाते हैं। रोहन ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी। अब रोहन जो है वो बीच में आ गया, वो अपनी बिजनेस स्टडी के नॉलेज के बेस पे, उसने भी कहीं पढ़ा होगा बिजनेस में मैनेजमेंट एज नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन टू सोहन एंड मोहन। सोहन और मोहन को वो एक्सप्लेन करता है। तो वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन हाउ रोहन वुड हैव सेटिस्फाइड बोथ। अब बताइए कि रोहन जो है वो कैसे दोनों सोहन और मोहन को सेटिस्फाइड करेगा। तो सबसे पहली चीज, रोहन वुड सेटिस्फाइड बोथ सोहन एंड मोहन बाय गिविंग फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन। वो क्या कहेगा, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, हाउएवर इट इज नॉट फुल फ्लेज प्रोफेशन। भाई देखो ऐसा है, मैनेजमेंट प्रोफेशन है नो डाउट, लेकिन पूरे तरीके से लाइक लीगल, अकाउंटिंग, मेडिकल प्रोफेशन के जैसा पूरे तरीके से प्रोफेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि इट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन, क्योंकि वो प्रोफेशन की सारी क्राइटेरिया, सारी कंडीशन को मैच नहीं करता। द एप्लीकेशन ऑफ द फीचर ऑफ प्रोफेशन टू मैनेजमेंट इज एग्जामिन्ड बिलो। जो
एप्लीकेशन होते हैं वो क्या है भाई, एक प्रोफेशन जो है वो कब प्रोफेशन हो सकता है, उसके लिए उसकी कुछ फीचर है, जैसे आपकी वेल डिफाइंड नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। प्रोफेशन में आपकी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, मैनेजमेंट में नहीं होती। प्रोफेशनल एसोसिएशन होनी चाहिए, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए और सर्विस मोटिव होना चाहिए। जब ये सारी फीचर मैच होती हैं तब जाके आपका प्रोफेशन होता है, लेकिन मैनेजमेंट में अभी ऐसा कुछ नहीं है कि सारी फीचर्स मैच हो, इसीलिए मैनेजमेंट इज नॉट फुल फ्लैट प्रोफेशन। इसमें कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ए ग्रुप ऑफ पीपल बिलीव दैट मैनेजमेंट इज ए सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो बिलीव करता है कि मैनेजमेंट क्या है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ, वो जो कि आपके कुछ सर्टेन जनरल ट्रूथ को एक्सप्लेन करता है बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्वेशन, और लॉजिकल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन नेचर ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस इन अबव केस। अब बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं कि भाई बताओ कि मैनेजमेंट, यहाँ पे इस केस में मैनेजमेंट का कौन सा नेचर जो है उसकी बात की गई है। तो अब देखो बच्चों, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और जो कि एक्सप्लेन करता है सर्टेन जनरल ट्रूथ, ठीक है, जो कि लॉजिकल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है, तो ऐसा तो सर एक ही है, दैट इज मैनेजमेंट एज ए साइंस। इट इज क्लियर? तो बच्चों ये हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट किया। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई भी डाउट किसी भी तरीके का आता है तो आप प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट डाल सकते हैं, आपका कमेंट रिजॉल्व हो जाएगा। इसके साथ ही मैं हर कॉन्सेप्ट के साथ केस स्टडी इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको आगे कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये पक्का पक्का पेपर में आपका आता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, सभी में ये क्वेश्चन, इस टॉपिक का क्वेश्चन पक्का आता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।